एक प्रशासनिक अधिकारी को पता होने ही चाहिए, मस्ट नो वाली बात हो यहाँ पर, उन पे हम छोटी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं कोई महाज्ञानी विशेषज्ञ शिक्षक नहीं हूँ, मैं आपके ही जैसा एक सिविल सेवा का अभ्यर्थी हूँ, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो बिंदु आपके लिए लेकर आऊँगा। हम एक सार्थक चर्चा यहाँ करने की कोशिश करेंगे और आपको जो लगता है वो आप कमेंट कीजिए, कुछ और सुझाव सुधार के बिंदु मुझे आप बताइए, हम निश्चित रूप से उसमें सुधार करेंगे और एक संतुलित दृष्टिकोण का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कल और परसों 2 दिन से आप अखबारों में एक खबर प्रमुखता से देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें अपने ही द्वारा दिए हुए एक निर्णय को पलट दिया है। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा जिसे बोलते हैं उस पर रोक लगा दी थी। रोक क्या लगा दी थी, ऐसा बोला था कि कोटा नहीं दिया जा सकता, यह एक समान ग्रुप है और इसको और अधिक उपवर्गीकृत करना सही नहीं होगा। मित्रों, अब जो फैसला आया है इसकी क्या प्रासंगिकता है और क्या प्रमुख बिंदु हैं, इन पर हम चर्चा यदि करें तो 4 मुख्य बातें निकल कर आती है। जैसा कि आप जानते हैं, एससी और एसटी के लिए कोटे में कोटा मंजूर करना और क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करना सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और राज्यों को इस प्रकार का निर्देश दिया है। तो 4 कौन कौन सी बातें हैं मित्रों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एससी एसटी है उनकी सब कैटेगरी अगर बनाई जाती है तो ये आर्टिकल 14 और 341 का उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात जो समानता का सिद्धांत है और 341 में जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा एससी का अनुसूचियाँ बनाई जाना, उसमें शामिल किए जाने का प्रावधान है, इसका कतई उल्लंघन नहीं करता है। दूसरी बात, माननीय न्यायालय का कहना है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए, इसे दूसरी पीढ़ी तक नहीं दिया जाना चाहिए। इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है और ऐसे लोग जो जागरूक, शिक्षित और लाभान्वित हो चुके हैं सिर्फ वही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और अन्य लोग उसी ग्रुप में जो हैं वो वंचित रह रहे हैं। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरा, क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर करने की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने की है कि जो लाभ ले चुके, वही बात जो सेकंड बिंदु में हमने बताई है, इनको एक जैसा कि ओबीसी में है 8 लाख से ऊपर की आयु वाले लोगों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, वैसा कुछ यहाँ भी लाना चाहिए। और अंतिम बात, राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ और मर्जी से ऐसे सब कैटेगरी नहीं बना सकती। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि वो अपने चुनावी लाभ के लिए इस प्रकार की कैटेगरी नहीं बढ़ाएगी जिससे विभेद बढ़े, यानी कि स्वार्थ वाली, तुष्टीकरण वाली राजनीति सरकारें और अन्य दल नहीं करेंगे। तो ये 4 बातें हैं। इसके साथ साथ जो ये कोटे में कोटा मंजूर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बिंदुओं पर सावधान किया है सरकारों को। उन्होंने बताया है कि एक ही किसी सब कैटेगरी को आप 100% आरक्षण नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे एससी के अंदर बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियाँ सम्मिलित हैं, जैसे हमारे यहाँ 48 लगभग जो जातियाँ हैं वो एससी में आती है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि किसी एक ही जाति को 100% आरक्षण दे दिया। पहली बिंदु ये। और दूसरा ये कि आप वृहद और व्यापक स्तर पर डाटा का एनालिसिस करेंगे, आप ये स्थिति देखेंगे कि कौन कौन सी जातियाँ लाभ ले चुकी है, उनके आर्थिक दशाएं, जीवन स्तर, शिक्षा की स्थितियाँ कैसी है, उसके बाद ही आप इस प्रकार के कोटे के अंदर कोटा निर्धारित करेंगे। अर्थात ये तार्किक होना चाहिए और तर्कसंगत होने के साथ साथ यह समाज में स्वीकार्य भी एक प्रकार से होना चाहिए। इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन और समाज में ऐसा ये नहीं जाना चाहिए। तो ये एक व्यापक इसका अर्थ है। तो ये बातें भी माननीय न्यायालय ने कहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, अभी जो फैसला माननीय न्यायालय ने दिया है इसमें 7 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ के अलावा 6 अन्य न्यायाधीश थे और ये फैसला 6-1 से आया है। जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इसके अगेंस्ट थे और बाकी जो 6 न्यायाधीश थे उन्होंने इसके पक्ष में फैसला दिया है। मित्रों, 2004 में EV चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश एक केस करके सुप्रीम कोर्ट में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो राज्य सरकार है वो आरक्षित कोटे में सब कैटेगरी नहीं बना सकती, ऐसा आदेश दिया था। अब मित्रों, अब इसमें
चला आ रहा था यही कि कैटेगरी नहीं बनाएगी, लेकिन अब 20 वर्ष चूँकि हो चुके हैं और अब ऐसी मांग भी उठने लगी, और आप भी आपके आसपास देखते होंगे कि एससी और एसटी में कुछ जातियाँ या जनजातियाँ ऐसी है जो लाभ ले चुकी हैं, लेकिन कुछ जातियाँ अभी भी बहुत पीछे हैं, जिनका मैंने आगे जिक्र किया है। तो समय और परिस्थितियों की एनालिसिस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला दिया है, जिस पर अभी राजनीतिक दलों की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी वो समझ रहे हैं कि जो एससी और एसटी वाले जो समुदाय के लोग हैं वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उसके आधार पर एक संतुलित प्रतिक्रिया दल सत्ताधारी और विपक्ष वाले देंगे। हालांकि कुछ पार्टियों ने इसका विरोध के संकेत दिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस प्रकार का क्या पहले भी कोई ऐसा निर्णय आया है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, 2006 में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें एससी व एसटी का जो आरक्षण है उसमें से 50% आरक्षण वाल्मीकि तथा मजहबी सिखों को देने का प्रावधान कर दिया था। और ये फैसला, ये जो अधिनियम सरकार ने कानून बनाया था, इसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एससी और एसटी का जो कुल आरक्षण है उसमें से 50% इन दोनों समुदायों को दे दो। तो ये भी आप एक फैक्ट के तौर पे याद रखेंगे कि पहले भी इस प्रकार का एक निर्णय आया है। मित्रों हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष चर्चा करना यहाँ चाहते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में क्या स्थिति है। तो आप जानते हैं हमारे राज्य में मित्रों, अगर एससी की बात करूँ तो लगभग 16% आरक्षण, लगभग क्या 16% आरक्षण एससी को दिया जाता है। और आप अगर डेटा का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इस आरक्षण का लाभ मुख्यतः जाटव, महार, मेहरा, अहिरवार इत्यादि जातियों को अधिक मिला है, अपेक्षाकृत अधिक मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। जबकि बेड़िया, बसोर, बेलदार, चितार, सपेरा, भंगी, पासी इत्यादि जातियां अपेक्षाकृत इतना लाभ नहीं ले पाई है इस आरक्षण का। दूसरी ओर यदि हम एसटी की बात करें तो 20% आरक्षण एसटी को दिया जा रहा है, और 43 अभी एसटी की जो जातियां हमारे यहाँ हैं, जनजातियां हमारे यहाँ हैं, जिनमें भी आप अगर देखेंगे तो मुख्यतः गोंड, भील, भिलाला, कोल, डामोर, बारेला ये जातियां अधिक लाभ ले रही है आरक्षण का। और इनकी तुलना में सहरिया, उरांव, नगेसिया, मुंडा, मवासी, पनिका ये जातियां जो है वो इतना लाभ नहीं ले पा रही हैं मित्रों। तो इसीलिए एक चर्चा का विषय उठता है कि जो कोटे के अंदर कोटा क्या दिया जाना चाहिए। अब आगे की राह क्या होगी, अब आगे सरकार को जैसा निर्देश दिया है तो सरकारें तय करेंगी। पहले डाटा का एनालिसिस करेगी, इसके बाद विशेषज्ञों का पैनल बनाया जाएगा, वह सुझाव देगा कि कितना प्रतिशत कोटा किसे दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अपने लिए ये विषय चर्चा का है, हम एक संतुलित दृष्टिकोण बनाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत के संविधान में 15 और 16 अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, सब क्लॉज 4 जोड़कर, कि राज्य डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है इस आधार पे कि वंचितों का भी विकास किया जाए, उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। तो ये डिस्क्रिमिनेशन अगर एससी और एसटी वर्ग बनाकर किए गए उस समय, तो पहली बात तो ये कि एससी के अंदर भी अगर इस प्रकार के उपवर्ग बनते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये वंचितों के विकास के दृष्टिकोण से सरकार ऐसा करेगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है, तो इसके पक्ष में तो हमें बोलना ही है कि साहब अगर कुछ पिछड़ी जनजातियां जो लगभग 75 ईयर होने के बाद भी लाभ नहीं ले पाई है, उनको आरक्षण का लाभ लेने के लिए, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अगर उपवर्गीकरण हो रहा है, क्रीमिलियर जैसा कॉन्सेप्ट एससी और एसटी में भी आ रहा है, तो ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। हाँ, इसमें विभेद ना बढ़े, आप बाद में इसे कंक्लूड करेंगे, इसमें विभेद ना बढ़े इसलिए डाटा हमारे सामने लाया जाना चाहिए पूरा एक व्यापक स्तर पर। इसको जल्दबाजी ना करके पूरा डाटा लाएं, उसका एनालिसिस करें, विशेषज्ञों का पैनल बने, इसके बाद एक आम सहमति के बाद इसे राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इसका राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग ना हो, इसके भी कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपसे उम्मीद करता हूँ मैं, आप भी अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, मुझे बताएंगे कि क्या और बिंदु इसमें जोड़े जा सकते हैं हमारे लिए।
मित्रों, जैसे ये फैसला आया, कुछ लोग ये बोल कर के इसका विरोध किया। मैंने ट्विटर पे बहुत सारे लोगों के ट्वीट देखे हैं, उसमें ये बताया गया कि ये आपस में फिर से एससी के बीच में फूट पड़ जाएंगी, ये लोग आरक्षण के लिए लड़ने लग जाएंगे। तो एक बिंदु ये है कि वाई नॉट उपवर्गीकरण, तो इसलिए नहीं। दूसरा है कि अभी पर्याप्त तो इतना डाटा भी नहीं है हमारे पास। हालांकि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें डाटा कलेक्ट किया गया था, पर अभी वर्तमान संदर्भ में जो जनगणना होएगी उसके बाद डाटा आएगा, तब जाके इसको लागू किया जाना चाहिए, तब तक नहीं। तीसरा, एक अवांछित राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो इस आधार पर विरोध हो रहा है। दूसरी चीज़, हम आप पक्ष में, जैसा कि हमने किया था, ओबीसी में चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा सकता क्रीमी लेयर, यहाँ भी होना चाहिए। दूसरी बात, जो राज्यों को इस प्रकार की शक्ति दी गई है कि हम उनका वो भी उपवर्गीकरण कर सकेंगे, तो एक तो समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। जो पिछड़े हुए और अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे इसमें लागू होगा, और हम विकसित भारत की ओर 2047 की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये जो विसंगतियाँ हैं इनको दूर करने के लिए ये कदम स्वागत योग्य कदम है, और जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। इस प्रकार से आप इसको कंक्लूड कर देंगे। अब मित्रों, हम अगली चर्चा पर बढ़ते हैं। मैंने कल एक ये खबर, हालांकि इतनी अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आप एक उदाहरण के तौर पर इसे जोड़ सकते हैं। जो समाज में ये यूसीसी है, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, उसके बिंदु से एक उदाहरण के रूप में आप इस फैक्ट को अपने जहन में रख सकते हैं। मित्रों, रीवा की एक घटना है जिसमें एक मुस्लिम महिला ने अपने पति को फ़ोन पर 3 तलाक दे दिया। अब फ़ोन पे 3 तलाक देने के बाद जो वहाँ रीवा के शहर काजी थे, उसने उस महिला का कहीं और जगह अन्यत्र उसका निकाह भी करवा दिया। अब वो जो पहला पति था, उसके 2 बच्चे हैं, उस पति के ही साथ है वो, और उस महिला का पति भी सहमत नहीं है, पिता भी सहमत नहीं है। तो जो महिला का पति और पिता इस बात की गुहार लेकर के पुलिस तथा धार्मिक जो विशेषज्ञ लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनके पास जा रहे हैं, और उनकी ये रिक्वेस्ट है कि जो फ़ोन पर मौखिक रूप से जो 3 तलाक दिया गया है ये उचित नहीं है, और ये अन्याय है हमारे साथ और इन बच्चों के साथ। महिला चली गई है। अब मित्रों, इस पर एक इलाहाबाद के मुफ्ती हैं, धर्मगुरु, इस्लामिक धर्मगुरु, उन्होंने शरीयत के हिसाब से उनका कहना है, एक फतवा जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि इस्लामिक कायदे कानून में ऐसी कोई जगह नहीं है कि मौखिक रूप से 3 तलाक दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर रीवा के पुलिस अधीक्षक महोदय और कानूनज्ञों का भी ऐसा कहना है कि जो 3 तलाक कानून बन चुका है उसके बाद अब मौखिक तलाक नहीं दिया जा सकता, विधिक रूप से यह गलत है। दूसरी ओर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो शहर का काजी है जिसने उस महिला का निकाह करवाया है, वो जन्नत के सपने दिखाकर, जन्नत का प्रलोभन देकर तुम्हें जन्नत मिलेगी, इस प्रकार सा उसको बोला और उसकी शादी करवा दी। तो अब ये आप एक उदाहरण के तौर पर या एक फैक्ट के तौर पर हमारे उसमें रख सकते हैं जब ऐसी चर्चा हो कि सर अभी भी ऐसी विचारधाराएं प्रचलित है। भले ही कानून बन गया लेकिन फिर भी ऐसा चल रहा है। रीवा की एक सत्य घटना है ये, तो आप बता सकते हैं इसमें। और जब यूसीसी आ जाए, कानून का सरलीकरण हो जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए, तो एक जो ये अन्याय, असमानता जैसे तत्व हैं ये समाप्त होंगे, और जो संविधान का सर्वोच्च लक्ष्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और न्याय के मूल में होती है समानता, तो इनको स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो ये बिंदु आप बता सकते हैं मित्रों। इसके बाद एक वो फतवा शब्द यहाँ आया था, मैं आपको बता दूं कि जो धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं इस्लाम में, वो कोई राय जारी करते हैं लिखित में, धर्म ग्रंथों के, उनके कानूनों के अनुसार उसको फतवा कहा जाता है। आप इसको याद रखना। अगली जो खबर है वो मित्रों, आप भी लगातार इसमें बने हुए होंगे। बहुत ही दुखद घटना हमारे लिए हुई है। हम जैसे ही सिविल सेवक और देश को विपत्तियों से दूर करने के लिए, लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से हम लोग मेहनत करते हैं, सिविल सेवक बनने के प्रयास करते हैं, हजारों सपने हम देखते हैं और उनके लिए दिन रात पसीनों की आहुति देते रहते हैं, और वो ही उनके साथ ही ये घटना हुई। बड़ी दुखद घटना है। राउ आईएएस में का जो कोचिंग सेंटर था उसके आधार तल में पानी घुसने से हमारे 3 मित्रों का देहांत हुआ। मित्रों, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि जो राउ आईएएस है ना, उसका कोचिंग जो हादसा हुआ उसकी जांच सीबीआई करेगी, और एक सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है उस जांच की निगरानी करेगी। ऐसा हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया है। और दिल्ली पुलिस को विशेष फटकार लगाई है
कि आप उसमें मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति, उस दिन आपने घटना आपको पूरी पता होगी कि आधार तल में जब पानी अंदर गया एकाएक, वो दरवाज़ा टूटने से, राव IAS का जो बेसमेंट है उसका दरवाज़ा टूटने से हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है, जो CCTV फुटेज मिले थे, कि वो दरवाज़ा इसलिए टूटा कि वहाँ रोड पे पानी भरा हुआ था और वहाँ से एक थार गाड़ी लेकर के मनोज नामक व्यक्ति निकला था। उसको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने हालांकि। तो इस पर फटकार लगाई है माननीय हाई कोर्ट ने कि तुम इस व्यक्ति को तो तुमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD है ना, उसके अधिकारियों को कितना किया, जो लोग इसकी घटना के वास्तविक जिम्मेदार हैं उनको आपने कितनों को गिरफ्तार किया है। तो आप ऐसा ना करें, अच्छे से कार्य करें। इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई है मित्रों। और क्या क्या बिंदु हाई कोर्ट के रहे हैं? हाई कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना हो रही है लगातार, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पर सब लोग ढोल रहे हैं। तो ये ऐसा बोला है माननीय न्यायालय ने। इसके बाद जो नालियां जाम हो रही है दिल्ली में, उन पर भी अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। इसको लेकर के जो नगर निगम है उस पर फटकार लगाई है उसके लिए भी। और ये भी बताया कि जो MCD है उसकी वित्तीय सेहत ठीक नहीं है, इसको सुधारने के लिए भी कोई विशेष ठोस प्रयास नहीं किया जा रहे हैं। सूखा आ जाता है एक समय आपके, और उसी सूखे वाले स्थान पर आपके यहाँ बाढ़ भी आ जाती है। तो आपका क्या नियोजन है? कुछ नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते एक अच्छा नियोजन होना चाहिए, आप लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस प्रकार का भी कथन था माननीय न्यायालय का। और मल्टी स्टोरी जो स्टोर बिल्डिंग है ना, उसको परमिशन तो आप दे रहे हो और आपके पास ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, इंफ्रा आपके पास है नहीं। तो ये विसंगतियां हैं, भेदभाव है, और लोगों के भविष्य के साथ, वर्तमान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये माननीय न्यायालय का फैसला आया है। हालांकि ये खबर बहुत दुखित करने वाली है हम लोगों को। मित्रों, आप जानते हो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हादसा क्यों हुआ। आप जानते हैं राव IAS की जो लाइब्रेरी है उसका जो गेट है, बेसमेंट का गेट, वो रात को लाइट नहीं आने के कारण उसका बायोमेट्रिक गेट था ना, वो जाम हो गया। बायोमेट्रिक जो खुलने वाला था वो बंद हो गया एकाएक, तो लोग उसमें निकल नहीं पाए। दूसरा, गेट टूटने से बेसमेंट में पानी भर गया, और वो जो पानी भरा उसका बहाव इतना तेज़ था कि जो स्टूडेंट थे ना, उसको सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो गया। और 2-3 मिनट में ही लगभग 10 से 12 फीट 15 फीट तक पानी उस बेसमेंट में भरा गया था। और चूँकि वो पानी बहुत गंदा था, तो जो बचाव के लिए रस्सियाँ फेंकी गई थी वो भी विजिबल नहीं हो पाई स्टूडेंट के लिए। तो ये भी एक त्रासदी का, हादसे का कारण रहा। और इसमें हमारे 3 मित्र, श्रेया यादव, नेविन डॉल्विन और तान्या सोनी, तीनों का निधन हो गया मित्रों। ये आप जान लीजिए। और अभी तक प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है इसमें, थोड़ा सा इस पर अगर हम नज़र डालें तो मित्रों, इसमें कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और जो कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह है, इन दोनों के साथ साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें। और MCD के 25 MCD जो है उन्होंने 25 संस्थान सील कर दिए हैं। और जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली है ना, उसको मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं सरकार ने। तो ये खबर है दिल्ली वाली। आप इस पर एक आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन जैसे बिंदुओं को यहाँ कवर कर सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। पहले उसका सैटेलाइट डेटा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा प्रबंधन के लिए, भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं का आकलन करने के बाद ही यह अनुमति दी जानी चाहिए इस प्रकार की कोचिंग या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाने का मित्रों। तो ये एक गंभीर विषय है। एक चीज़ और, ये तो आपको पता ही है, ओलंपिक में हैट्रिक हुई है हमारी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसके बाद मनु एंड सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में, और स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक्शन लिया। इस पर भी प्रश्न बनेंगे निश्चित रूप से, इसको हम कवर करने वाले हैं, पूजा खेड़कर वाले को भी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे करके जो सारे करंट के मुद्दे हैं इन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन जो खबरें अति महत्वपूर्ण रहेगी उनको तो मैं ले ही लूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में ही बनाऊँ और अपना दृष्टिकोण व्यक्त करूँ। कम से कम दृष्टिकोण मेरा चाहे इतना समृद्ध नहीं हो, इतना संतुलित नहीं हो, तो आप भी कमेंट में मुझे बता देना कैसा रहा मेरा। लेकिन कम से कम आपको मैं फैक्चुअल डाटा, आपको खबर से तो अवगत करवा दूंगा, और बिल्कुल ऑथेंटिक बातें मैं आपको यहाँ न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके, दैनिक भास्कर, नई दुनिया पत्रिका इत्यादि और न्यूज़ चैनल इससे कलेक्ट करके दूंगा। और कोशिश करूँगा कि वो कहाँ हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके टॉपिक की भी ये बताऊँ आपको।
तो ये मैंने आज एक वीडियो बना करके, पहला वीडियो ही मैंने ये बनाया है आपके लिए, तो आप बताना कैसा लगा आपको। और अगर आपका ठीक रिस्पॉन्स रहता है तो मैं आगे भी इस प्रकार के वीडियो एक एक करके सभी टॉपिक पर, जिसमें मैं सोच रहा हूँ BNSS नए जो कानून लागू हुए हैं, चूँकि मैं इस विभाग से रिलेटेड हूँ तो मैं आपको थोड़ा ठीक से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।